अभी मैं हरियाणा के राखीगढ़ी गांव में हूँ। राखीगढ़ी गांव से दुनिया भर के लोग जो है वो परिचित हैं। यहाँ पर आने का हमारा जो कारण है वो वक्त की तलाश है। वक्त की तलाश मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये जो जगह है ये इसको माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के एक प्रमुख स्थानों में से, पुरातात्विक स्थानों में से रहा है। लेकिन हम ये जानने के लिए नहीं आए हैं कि 8-9 उत्खनन जो एक्सकेवेशंस हुए हैं इस जगह पर, उसके रिजल्ट्स क्या हैं। हम ये जानने के लिए आए हैं कि जो घग्गर और हाकरा वैली है, जिसको सरस्वती का जो ड्राइड जो रूट है वो भी कहा जाता है, उस रूट पर जितने भी पुरातात्विक स्थल हैं वो किस हाल में हैं। अप्रैल महीने की एक दोपहर जब दिल्ली से कुछ लोग राखीगढ़ी के आर्कियोलॉजिकल साइट्स को देखने आए तो वे बहुत उत्साहित नजर आ रहे थे। लेकिन ये उत्साह जल्द ही ठंडा पड़ गया। टीलों पर चारों तरफ बिखरा गोबर, चरती गाय और भैंस विश्व प्रसिद्ध धरोहर के अनुभव को खराब कर रहे थे। भारत में बड़ी संख्या में पुरातात्विक स्थल अतिक्रमण के शिकार हैं, लेकिन एक तरफ हरियाणा की राज्य और केंद्र सरकार सरस्वती नदी को पुनर्जीवित करने में बीते एक दशक से जुटे हुए हैं। इस नदी के पैलियो चैनल्स पर मौजूद आर्कियोलॉजिकल साइट्स जैसे बालू, भगवानपुरा, दौलतपुरा, जोगनीखेड़ा सरकारी उदासीनता के शिकार हो गए हैं। कई ऐतिहासिक टीले अब जमींदोज हो चुके हैं तो कई को किसानों ने खेतों में तब्दील कर लिया है। एएसआई की वेबसाइट के अनुसार राजस्थान के अनूपगढ़ तहसील का तरखनवाला डेरा आर्कियोलॉजिकल साइट कभी एक महत्वपूर्ण हड़प्पन साइट हुआ करता था, लेकिन अब ये खेत में तब्दील हो चुका है। जो राखीगढ़ी का साइट है, जो माउंट्स है, यहाँ पर गोबर के जो बड़े बड़े टीले दिखते हैं, यहाँ पर भैंस जो है, गाय जो है वो बंधी दिखती है। तो ये सवाल खड़े करती है कि हमारे जो पुरातात्विक स्थल है हम किस तरीके से उसको नजरअंदाज करते हैं, किस तरीके से उनको ध्यान नहीं रखते, ताकि दुनिया भर में जब इस जगह का नाम है, वैसे में ये स्थान जो है वो किस तरीके से उसकी हालत जो है वो खराब स्थिति में है। तो यही जानने के लिए आए हैं कि जो सरस्वती का जो रूट है, उस रूट पर जितने भी साइट्स हैं वो किस हाल में है। क्योंकि जो कई आर्कियोलॉजिस्ट ने इस पर सवाल भी उठाए हैं कि एएसआई हो, चाहे स्टेट के आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट हो, चाहे जो स्थानीय प्रशासन हो, वो इन आर्कियोलॉजिकल साइट्स का ठीक तरीके से ध्यान नहीं रखते हैं और कुछ साइट्स जो है वो ठीक स्थिति में भी नहीं है और आने वाले समय में वो खराब हो जाएंगे, ताकि आने वाले समय में जो संभावना एक पैदा हो सकती है कि वहां से कुछ मिले एक्सकेवेशन में, वो भी खत्म हो सकती है। हाल ही में आर्कियोलॉजिस्ट दिशा आहलूवालिया ने द प्रिंट के लिए एक लिखे लेख में बताया कि कैसे भारत ने पहले सरस्वती नदी को खोया और अब इसके किनारे बसे पुरातात्विक स्थलों को वह खोता जा रहा है। अपने लेख में वे बताती हैं कि स्थानीय प्रशासन की नज़रअंदाजी और केंद्र और राज्य सरकार के पास संसाधनों की कमी इन स्थलों को भुगतनी पड़ रही है। हालांकि बीते एक दशक में हरियाणा और मोदी सरकार ने सरस्वती रिवर प्रोजेक्ट पर काफ़ी पैसा खर्च किया है, लेकिन आर्कियोलॉजिकल साइट्स पर अतिक्रमण की समस्या से निपटना अभी भी एक मुश्किल सबब बना हुआ है। भारत में सरस्वती नदी को खोजना एक बहुत बड़ा महत्वाकांक्षी एक योजना रही है सरकारों की। जब 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी की देश में सरकार थी, एनडीए की, तब जो जगमोहन थे, जो केंद्र संस्कृति मंत्री थे, उन्होंने संस्कृति प्रोजेक्ट लॉन्च किया, जिसमें सरस्वती नदी के जो रूट्स हैं उनको खोजने की जो तलाश जो थी उस पर जोर दिया गया। लेकिन 2004 के बाद जब यूपीए सरकार आई तो इस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया गया। फिर उसके बाद 2014 में जब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में फिर से एनडीए की सरकार आई, बीजेपी की, उसके बाद इस प्रोजेक्ट को फिर से रिवाइव किया गया और हरियाणा सरकार ने इसमें काफी रुचि दिखाई और करोड़ों रुपए का आवंटन किया और पैलियो चैनल्स जो थे, जो नदी के, जो प्रोफेसर AR चौधरी जो है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के, उन्होंने खोजे और तमाम जो अटकलें लगाई जा रही थी कि क्या सच में सरस्वती नदी जो है वो एग्जिस्ट करती है कि नहीं, उस पर उन्होंने कई फाइंडिंग्स दिया। उस फाइंडिंग्स पे कई सवाल उठ सकते हैं कि वो फाइंडिंग्स कितने सही हैं, कितने गलत हैं, लेकिन जो कई हजार सालों से जो एक बात चली आ रही थी कि क्या सच में सरस्वती नदी थी, उसको लेकर कुछ चीजें जो है वो जानकारी लोगों के बीच में आई। लेकिन अभी तक जो है ये पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं हो पाया है कि असलियत क्या है। वहीं हरियाणा सरकार जो है पूरे जोर शोर से इस पर काम कर रही है और वो इस पूरे इलाके को, जो सरस्वती का जो रूट है, उसको रिवर फ्रंट की तरह विकसित करना चाहती है, ताकि वो लोगों को दिखाए कि यही वो जगह थी जहां पर हजारों साल पहले एक बहुत बड़ी सभ्यता यहाँ रहती थी। उसकी तलाश, जो उसकी जो संभावना है आगे और भी उसमें क्या क्या मिल सकता है, उस पर ताकि काम हो सके। एएसआई के अधिकारियों का कहना है कि हेरिटेज साइट्स को बचाना एक दिन का काम नहीं है, ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया होती है।
एएसआई के जॉइंट डायरेक्टर जनरल टीजे अलोने बताते हैं कि एएमएएसआर एक्ट के तहत केंद्र और राज्य दोनों की साझा जिम्मेदारी होती है। हालांकि वह इस बात पर चिंता जताते हैं कि लोग अक्सर रातों रात टीलों को जमींदोज कर देते हैं। अलोने कहते हैं कि आर्कियोलॉजिकल साइट्स को बचाने में ज़मीन का मालिकाना हक भी एक बड़ी चुनौती पेश करता है, क्योंकि ये ज़्यादातर निजी होते हैं और कई पीढ़ियों से वह उस पर रहते आए हैं। ऐसे मामलों को निपटाना चुनौतीपूर्ण है, लेकिन इन्हें निपटाना अब समय की मांग है। मैं अभी राखीगढ़ी गांव में हूँ। ये हरियाणा का एक पुरातात्विक स्थल है जो कि माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का एक बहुत ही प्रमुख स्थल रहा है और इसकी अभी जो है वो खुदाई चल रही है। ये 9वां दौर है खुदाई का। तो मेरे साथ इस गांव के एक निवासी है राजेश सिरोही। हम इनसे बात करेंगे कि इस जगह के बारे में वो कब से जानते हैं, उनका बचपन इस जगह पे बीता, तब क्या स्थिति थी। राजेश जी, कैसे आपने देखा इस जगह को बदलते हुए? ये जी कई सालों से देख रहे हैं जी। हमारी उम्र में देखा है जी, बहुत ऊंचे ऊंचे टीले हुआ करते जी यहाँ पर। अब जो पानी के दौर में, बारिश के दौर में जो कटने से मिट्टी, तो ये बहुत नीचे हो गए जी। यहाँ पर देखा जी, ये मिट्टी के खिलौने हैं, मिट्टी के बर्तन हैं जी, ये मिलते थे यहाँ पर बच्चे थे जब हम। अब ये सरकार के अंडर में आ रहा है जी, इसके बारे में हम ज्यादा कर वो नहीं करे जी। इसके बारे में अब अपने जो इसके अंडर में है, हमें घूमने फिरने भी नहीं दिया जा रहा है जी। मकानों के बारे में तो जी ये ठाणे के बारे में बोल रहे जी, मकान उठाओ, यहाँ पर मकान उठाओ। जैसा ये जो टीला नंबर कौन सा है ये जहाँ ये टीला नंबर जी 3 नंबर टीला है। 3 नंबर टीले में आपने बताया 10-12 जो है यहाँ पर परिवारों के घर है, तो इनको कहीं और शिफ्ट करने की बात की गई है। तो आप लोग सहमत हैं उन चीज से कि अब हमको यहाँ से शिफ्ट कर दिया जाएगा? ये एक पुरातात्विक महत्व का स्थान है जो कि विश्व प्रसिद्ध जगह है। जी सहमत है जी। इसके अंदर फिर इसके बदले जी हमारे को जगह कुछ कम दी जा रही जी। 100 वर्ग गज दिया गया है जी, जिसमें हमारे परिवार भी है जी। पशुओं का के लिए भी बहुत कम जगह नहीं है जी, तो इसमें मुसीबत सी पैदा होती है जी रहने के लिए। और हम यहाँ से जाने में सहमत है जी। सरकार के नियमों के अनुसार हमें थोड़ा सा सहारा दिया जाए जी जमीन का, या कुछ पशुओं के लिए हम अपने रोजगार के लिए कुछ कर सकें जी। और दुनिया भर के लोग यहाँ पर आते हैं देखने के लिए। अब यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि जितने भी टीले हैं सब पर गोबर के बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे गोबर के ही टीले बन गए हैं। टीले के ऊपर ना गोबर के तो जी टीले नहीं बने हैं जी। टीले तो बहुत पहले भी इससे ऊंचे थे जी। गोबर को तो सफाई करके गोबर पाते हैं जी, ऐसे थोड़ा है जी गोबर डाले यार ऊपर के ऊपर, ये नहीं। टीले तो ये अलग से है जी, पक्की कच्ची ईंटों के टीले हैं। नहीं मतलब ये मेरा कहने का मतलब है पुरातात्विक स्थल है यहाँ पर। अब दुनिया भर से लोग आते हैं और ये देखते हैं, पशु बंधे रहते हैं। तो इसको कभी बोला गया आप लोगों को हटाने के लिए इसके बारे में? हाँ, इसके बारे में हटाने के लिए कई बार बोला गया। आप लोग क्या कहते हैं उनको इसके बारे में जी? हमने तो बस यही बोला जी, हमारे वहाँ पूरी सुविधा नहीं है जी। 100 वर्ग गज है, जगह कम है जी, हमारे को और थोड़ी कुछ जमीन दी जाए जी। राखीगढ़ी से करीब 55 किलोमीटर दूर कैथल जिले का बालू गांव भी पुरातात्विक महत्व की जगह है, लेकिन अब आधे से ज़्यादा ये टीला खेतों में बदल चुका है। गांव वाले मरे हुए पशुओं को यहाँ फेंकते हैं, जिससे यहाँ काफ़ी दुर्गंध आने लगी है। हालांकि टीले पर स्थित कीकर के एक पेड़ के नीचे गांव वालों ने राधा कृष्ण और हनुमान की तस्वीर भी रख दी है। ये साइट ना ही केंद्र और ना ही राज्य सरकार के अंतर्गत सुरक्षित है, लेकिन पिछले साल हरियाणा के आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने इसकी फेंसिंग करने की बात कही थी, पर अब तक ज़मीन पर कुछ भी नहीं हुआ है। हरियाणा के आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के डायरेक्टर अमित खत्री बताते हैं कि राज्य की सभी साइटों को बचाना काफ़ी मेहनत का काम है और फिलहाल विभाग महत्वपूर्ण स्थलों को ही बचाने में जुटा हुआ है। अभी मैं हरियाणा के कैथल जिले के बालू गांव में हूँ। ये बालू गांव इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि पुरातात्विक साक्ष्यों के अनुसार ये जो गांव है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको बाद में नाम दिया गया सिंधु सरस्वती जो सभ्यता थी, उसका एक बहुत ही छोटा सा केंद्र था ये। लेकिन जिस स्थिति में अभी ये है, मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये टीला जो है ये साल दर साल जो है वो कम होता जा रहा है, इसमें इरोजन हो रहा है। काफ़ी लोगों ने इसको घेरने की भी कोशिश की और इस तरीके की जो ये चीज़ें हैं ये बदहाल स्थिति में है। जब एक तरफ पुरातात्विक सभ्यताओं को, जो पुरातात्विक चीज़ें हैं उनको संभालने की ज़रूरत है, तो ऐसे में ये जो जगह है महत्वपूर्ण हमारे इतिहास की, हमारी सभ्यताओं की, वो बदहाली में है और
वो इस चीज़ की बाट जो रहे हैं कि कोई आएगा और इसको फिर से इसको संरक्षित करेगा, लेकिन इस दिशा में जो है वो प्रयास भी होते हुए नहीं दिख रहे हैं और ऐसे में हम अपने इतिहास की महत्वपूर्ण चीज़ों को खोते जा रहे हैं। हालांकि पिछले साल संसदीय पैनल ने पुरातात्विक स्थलों को अतिक्रमण से बचाने के लिए AMASR एक्ट में बदलाव करने की सिफारिश की थी। 2022 में मोदी सरकार ने संसद में बताया था कि ASI द्वारा संरक्षित 3695 मॉन्यूमेंट्स में से 356 साइट्स पर अतिक्रमण है, जिसमें सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश और फिर तमिलनाडु में है। सरस्वती के पेल्यू चैनल पर मौजूद हरियाणा के भगवानपुरा गांव में इमरजेंसी के दौरान आर्कियोलॉजिस्ट JP जोशी ने खुदाई शुरू की थी, जिसमें मिली चीज़ें थानेसर के म्यूजियम में रखी हुई हैं। लेकिन अब यहाँ कोई टीला नहीं बचा है और गांव के कुछ लोग ही इसके बारे में जानते हैं। मेरे पीछे जो आप ये जगह देख रहे हैं और खेत जो है, ये भगवानपुरा का इलाका है हरियाणा में। और ये एक समय ये जो पीछे जो जगह देख रहे हैं ये टीला हुआ करता था, क्योंकि माना जाता है कि ये तो इंडस सिविलाइजेशन की जो एक जगह थी उस इलाके में से एक ये थी, लेकिन अभी जो है ये खेत बन चुके हैं। तो मेरे साथ अभी बाबूराम जी है, इस गांव के निवासी है भगवानपुरा के। हम इनसे जानेंगे कि ये चीजें कैसे बदली और उस समय जब जोशी साहब ने यहाँ का एक्सकेवेशन किया तो उस समय भी ये उनके साथ काम कर चुके हैं। उस समय क्या स्थिति थी, पहले किस तरीके की यहाँ पर चीजें थी? ये टीला था जी उस टाइम में 25 फुट ऊंचा कम से कम। ये 10-12 किले जो है ना, आप उसे बताए ये। हाँ। ये सारे इसी के अंडर थे। खेती वेती कुछ नहीं होती थी। ये नीचे जरूर खेती होती थी थोड़ी बहुत, पर भी होती थी, पर ये तो खाली पड़ा था बिल्कुल। मिट्टी भी जमींदार खेत मिट्टी चिकवा कर ना जोशी साहब जाए तो पहले तो देखा लोगों ने भैया हम क्या करेंगे क्या ना करें, किसी को कुछ नहीं बताया उन्होंने। अच्छा। जब खुदाई लगी ना उस टाइम में उन्होंने सबको बताया भी ऐसे काम करना है आपको। लेडीज भी रहती थी, लेडीज एक वो जो मतलब लिखती ना डिपरिया जिसको डप्पा बोलते हैं आप जी, वो साफ करती थी उनको बुर्च के साथ, पानी से धोती थी, कंकरियां जो भी दिखता था वो साहब खड़े रहते थे। जोशी साहब जायसवाल ये जैसे खड़े रहते थे, वो बोलते भी ऐसे नहीं ऐसे करना। उन्हीं के हिसाब से कर कुर के तब जाके ये 20-20, 25-25 फुट के खड्डे थे। अच्छा। खुदाई की हुई उसमें से मतलब जहाँ से निकला थे उसमें से निकाला, जहाँ तक भी उन्होंने खुदाई करी ये तो उन्हीं ने पता। उसके बाद खेत बन गए, फिर ये जिम्मेदारों ने अपनी मिट्टी टुटवाई दी, खेत बन गए। तो उस समय आप उनके साथ काम किया हम ना। तो उस समय क्या काम करते थे आप? आपकी क्या भूमिका थी उस समय? मैं वहाँ चौकीदार था। अच्छा। यहाँ और ये 1975 के आसपास का समय, मतलब कांग्रेस की सरकार थी उस टाइम में। जो रुपये का सिक्का चला था एक, बस ये बदमाश हुआ मेरे को। एक सिक्का रुपये का पहले सिक्का आया था जब उन्होंने तनख्वाह दी ना लोगों को, पैसे दिए महीने के, जिन्होंने काम कराया वो सिक्के दिए थे उन्होंने, 1 रुपये का 1 सिक्का। अच्छा। बड़े खुश हुए थे लोग देख के कैसे पैसे आए। पहले चांदी के रुपये आया करते थे, चांदी की आपने देखे नहीं, आज 500 रुपये कीमत है 1 तोड़े की उसकी। उस टाइम जो ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान बना था संसदारी में, हाँ। उस टाइम वो सब डाले गए अंग्रेज। तो आपके गांव के लोगों को पता है था कि ये इतनी महत्वपूर्ण जगह रही होगी एक समय में? क्या ये पता नहीं था, फिर ये कोई गवर्नमेंट कर दी इसमें, तो फिर इसकी बाउंड्री होती है, कुछ नहीं कुछ तो कर दे इसमें। और ये इलाका थोड़ा दिखाइए कि मतलब कहाँ से कहाँ तक था ये टीला? टीला ये यहाँ से खड़े हो आप इस रास्ते पे। अच्छा। इसे थोड़ा सा नीचे लगा जो एक किला से 1 एकड़ तो ये हो गया समझ ले। हाँ। एक अगला हो गया, एक अगला हो गया। ये यू एक बरसीन खड़ी हो, घास खड़ा, यू एरिया सारा, ये 2-3 किले से वो पेड़ खड़ा, एक वो पेड़ खड़ा, ऐसे था ये गोलदार के तरीके से। और ये पूरा ऊंचा टीला वहां से ऊपर चढ़ते, जिसमें पेड़ है बस ये, वहां से ऊपर चढ़ते थे, नीचे यहाँ उतर जाते थे, आने सीधे रास्ते लग। ये सिस्टम था उस टाइम। अच्छा, उसको एक रास्ते की तरह इस्तेमाल करते थे कि उस कोने से लेके फिर ऊपर चढ़ के नीचे उतरते थे बस। अच्छा। वहां से गाँव से आते थे रास्ते, ऊपर चढ़ कर यहाँ नीचे उतर गया, गाँव जिनके खेत में जाना वहां चले जाते, सीधा रास्ता यही याद। ये गोर तो शुरू हुआ कभी का रास्ता जो जहाँ आप पाए। और जो आपकी नई पीढ़ी उसको तो पता भी नहीं होगा इसके बारे में। तो मालूम नहीं है बेचारा, उनको क्या मालूम है? तो आप लोग जो पुराने लोग हैं बस उन्हीं को मालूम है। ये पता बच्चा ने भी यहाँ खुदाई लगी थी कभी, जो मतलब जो आप ही लोग जो उनको बताते होंगे तो बस ये सुनते रह, जैसे आप पूछ रहे हैं चल जा कभी बात है तो बच्चा पता लग जा हमारे को खुदाई हुई थी कभी। ये तो ये सिस्टम है जी। ऋग्वेद के अनुसार सरस्वती बहुत ही शक्तिशाली और एक बड़ी नदी हुआ करती थी और ऋग्वेद में इसका जिक्र 70 बार से भी ज़्यादा है। 2017 में सरस्वती नदी पर रिसर्च करने के लिए हरियाणा सरकार ने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में एक नया डिपार्टमेंट तक बना दिया, जिसका नाम है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर रिसर्च ऑन द सरस्वती रिवर। हरियाणा के गांव वालों के बीच इस बात को लेकर कोई शक नहीं है कि यहाँ से कभी सरस्वती नदी बहा करती थी।
बीते 20 सालों से सरस्वती नदी पर रिसर्च करने वाले जियोलॉजिस्ट और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर रिसर्च ऑन द सरस्वती रिवर के डायरेक्टर प्रोफेसर AR चौधरी बताते हैं कि 2014 के बाद से पूरी कवायद में तेजी आई और नदी के पैलियो चैनल को ढूंढने की दिशा में काम शुरू हुआ। अब तक नदी का 3200 किलोमीटर का रूट खोजा जा चुका है। चौधरी कहते हैं कि नदी को संरक्षित रखना भारत के इतिहास के लिए बहुत ज़रूरी है और इस नदी का चैनल इस इलाके को बाढ़ जैसी स्थिति से बचा सकता है। अनुसंधान दस्तावेजों, रिपोर्टों और वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर यह साबित हो गया है कि सरस्वती नदी के प्रवाह भूगर्भ में अभी भी आदि बद्री से निकल रहे हैं और गुजरात के कच्छ तक ये चले जा रहे हैं। सिंधु सरस्वती सभ्यता वर्तमान में सरस्वती का एक महत्व ये बना हुआ है, परंतु सरस्वती नदी पर उसी बस्तियों से मिले अवशेष सभ्यता के इतिहास बताते हैं। इन अवशेषों की कहानी केवल हड़प्पा सभ्यता से जुड़ती है। इस तरह हड़प्पा सभ्यता, सरस्वती नदी दोनों का अस्तित्व आपस में जुड़ता है। यदि हड़प्पा सभ्यता की 2600 बस्तियों को देखें तो पाते हैं कि वर्तमान पाकिस्तान में सिंधु तट पर मात्र 265 बस्तियां थी, जबकि शेष अधिकांश बस्तियां सरस्वती नदी के तट पर मिलती हैं। इनका अधिकांश भाग आज भी हरियाणा में देखने को मिलता है। आज हमारे सामने जमीनी सच्चाई उभर कर आई है। अभी तक हड़प्पा सभ्यता को सिर्फ सिंधु नदी की देन माना जाता था, लेकिन शोधों से ये सिद्ध हो गया है कि सरस्वती सभ्यता का बहुत बड़ा योगदान है। साल 2015 में हरियाणा सरकार ने जब सरस्वती नदी का जो प्रोजेक्ट था उसको पुनर्जीवित किया, उस पर काम करना शुरू किया, तो जो मुगल वाली गांव है जो हरियाणा का, वहाँ पर भी काम शुरू हुआ और सरस्वती नदी के जो पैलियो चैनल्स थे उसको खोदने का काम प्रोफेसर AR चौधरी के नेतृत्व में किया गया। लेकिन देखा जा रहा है कि पिछले कुछ सालों में सरस्वती नदी के जो चैनल्स हैं उसको खोजने का तो काम किया गया, उस पर काफ़ी काम हुआ, लेकिन जो सरस्वती नदी के आसपास जो घग्गर और हाकरा बेसिन जो है उसके आसपास जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं जहाँ से पता लग सकता है कि यहाँ पर ऑक्यूपेशन कितनी पुरानी होगी, यहाँ पर लोग कितने पुराने होंगे, क्या बसावट रही होगी, वो साइट्स जो हैं कहीं ना कहीं जो है वो लुप्त होते जा रहे हैं। उस पर ना ASI ध्यान दे पा रहा है, ना यहाँ का स्टेट आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ध्यान दे रहा है, ना ही स्थानीय प्रशासन जो है वो ध्यान दे पा रहा है। हालांकि सरस्वती नदी के रिवाइवल प्रोजेक्ट को लेकर कई सवाल उठते रहे हैं, लेकिन चौधरी का इन सब के लिए एक ही स्पष्ट जवाब है। भारतीय सभ्यता की एंटिक्विटी को खोजना और उसे लोगों के बीच ले जाना काफ़ी ज़रूरी वह बताते हैं। और भारतीय इतिहास में राखीगढ़ी बीते 3 दशकों में एक महत्वपूर्ण स्थल के रूप में उभरा है। हाल ही में यहाँ आए भरत भूषण ने एग्जीबिशन हॉल में रखे विजिटर्स बुक में लिखा, भारत के सनातन संस्कृति को निकट से जानने का अविस्मरणीय संयोग। 62 में एक दिलचस्प फिल्म आती है अनपढ़, जिसमें धर्मेंद्र और माला सिन्हा एक्टिंग करते हैं। उस फिल्म में एक गाना है कि सिकंदर ने पौरस से की थी लड़ाई तो मैं क्या करूं, कौरव ने पांडवों से की थी हाथापाई तो मैं क्या करूं। कुछ लोगों के लिए इतिहास जो है वो सिर्फ इतिहास की बस एक घटना हो सकती है, लेकिन इतिहास की कुछ चीज़ें जो हैं वो आपको पीछे अपनी जड़ों की तरफ भी ले जाती है। इतिहास जानना उतना ही ज़रूरी है जितना कि हम अपने वर्तमान और अपने भविष्य के बारे में सोचते हैं। लेकिन आर्कियोलॉजिकल साइट्स जो है हमारे देश की वो बदहाली की स्थिति में है, और ख़ासकर जो सरस्वती जो बेसिन है, जो सरस्वती के जो पैलियो चैनल्स हैं, उस किनारे जो साइट्स उभरी, जिसको कहा गया कि हड़प्पा के बाद जो हड़प्पन साइट्स हैं, वो बहुत सारी साइट्स जो हैं वो सरस्वती नदी के किनारे हैं। पर इस नदी के किनारे जितनी भी महत्वपूर्ण आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं वो बहुत ही ख़राब स्थिति में है। उसके संरक्षण को लेकर भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो इतिहास की तरफ मुड़कर देखना भी वर्तमान की बहुत ही ज़रूरी आवश्यकता में से एक है।